अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, हर जगह एक तरफ पाकिस्तान में जो डिबेट हो रही है, पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन जमातों की रिफ्ट के दरमियान हो रही है। जो कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हुए रैलीज और जलसों के, उसके ऊपर बात हो रही है, इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात हो रही है। साथ ही साथ US इलेक्शंस भी जो है पाकिस्तान में इग्नोर नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर हम देखें, डिप्लोमेसी को देखें, तो US और चाइना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं, बाहमी ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन चीन के से हट के अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ ऑन एंड ऑफ जो है कुछ क्राइसिस पैदा होते रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस पैदा हुए हैं जिधर कुछ मामलात ड्रिफ्ट की तरफ गए हैं। अब US इलेक्शंस में यही डिबेट हो रही है पाकिस्तान में, क्या दोबारा से ट्रंप आएंगे, इस इंतखाबात में वो जीतेंगे, या फिर जो बिडेन जो है वो सक्सेसफुल जो है कैंडिडेट साबित होंगे प्रेसिडेंट के लिए। उनके करियर के हवाले से अगर हम बात करें तो ट्रंप का एक टर्ब्यूलेंट करियर हमने देखा कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करियर किस तरह उनका सामने आया, और अब वो पॉलिटिक्स में कौन सी एक एक्सट्रीम पॉलिसी के साथ चल रहे हैं और क्या उनका पाकिस्तान के हवाले से स्टांस है। अगर जो बिडेन की अगर हम बात करें तो उन्होंने एज ए सेनेटर भी सर्व किया है। उनके करियर में हमने ये भी देखा है कि 2009 से लेकर 2017 तक वो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो है उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट एज ए सर्व किया है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उनका एक हार्डकोर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। सवाल ये पैदा होता है कि इस दफा भी क्या रिग्ड इलेक्शंस होंगे, जिस तरह बहुत सारी जगहों पे डायरेक्टली और नॉन इनडायरेक्टली जो है ये बात सामने आई कि US में भी इलेक्शंस रिग्ड थे, और किस तरीके से रिग्ड थे कि वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू किस तरीके से चेंजेस की गई, और इसके ऊपर भी डिबेट दिखाई दी। अगर रिग्ड इलेक्शंस होंगे तो फिर क्या ट्रंप दोबारा आएंगे, और अगर रिग्ड इलेक्शंस नहीं होंगे, मेरिट के ऊपर होंगे, तो क्या जो बिडेन आएंगे, और अगर जो बिडेन आएंगे तो क्या पाकिस्तान के और US के ताल्लुकात में कोई खास बेहतरी आएगी। ये तो इंटरनेशनल कुछ मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ हम अपने जो मुल्क के हालात हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। क्या ऑपोजिशन इस वक्त प्लान में है कि क्या किसी भी किस्म की कोई ऑपोजिशन की इस तरह की बात है कि कुछ पॉलिसीज़ के अलावा उनके कुछ प्लान्स हैं इस वक्त। इसके ऊपर ज़रा डिटेल हम जानेंगे, ऑपोजिशन से बात करेंगे कौन से प्लान्स ऐसे हैं उनको लगता है कि शायद उनके ऊपर उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी सामने रखनी है, या कोई इस फर्दर प्लान नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेशन की बात है और एक ही पर्टिकुलर पॉइंट है। इसके ऊपर जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकबाल सान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनसे बात करेंगे प्रोग्राम में। और सर, आपको सबसे पहले प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। और स्टार्ट पहले नेशनल इशू से करेंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर आएंगे। क्या कोई इस वक्त आपके पास डेवलपमेंट है PDM के हवाले से? ऑपोजिशन जमातें कोई रैली या जलसा करने जा रही है? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जब इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, और देखने वालों को सबको सलाम, आपको भी सलाम। देखिए, आप PDM के हवाले से जो आपने बात की है, PDM ने अपने जो जलसे थे वो ऑलरेडी अनाउंस किए हुए थे, और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे एक्टिव हैं, और ऑलरेडी वो पहले से प्लान था, PDM के जलसों से पहले से प्लान था। और मुस्लिम लीग नून वो अपनी मूवमेंट कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी तैयारियों में, लेकिन जो हमारे प्लान जलसे हैं वो प्लान के मुताबिक ही इंशाल्लाह होंगे। और वो आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो उनकी अपनी तैयारियां कर रहे हैं वो अलग हैं, लेकिन जो PDM के जलसे की जो पूरी एक उन्होंने अलाइन किया हुआ था वो अलग है। जी बिल्कुल। देखिए, PDM के जो अनाउंस जलसे हैं वो तो ऑलरेडी होने हैं, लेकिन उन जलसों के लिए जो मोमेंटम बनाना है, मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सर्कल में वो मोमेंटम बनाने की तैयारियों में मसरूफ है, ताकि जो भी आगे वो इवेंट करने जाएं वो सक्सेसफुल हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की उसमें भरपूर शिरकत हो और एक अच्छा अपोजिशन का मैसेज जाए। ठीक है, तो यानी ये बात आप यहाँ पे ये क्लियर कर रहे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अपनी कुछ कैंपेन्स कर रही हैं। क्या आप ये बात इसलिए कर रहे हैं जिस तरह अयाज सादिक का जो इंसिडेंट हुआ, या फिर या आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहे हैं कि इस वक्त है अपनी कैंपेन्स चल रही हैं? क्योंकि अयाज सादिक साहब का हमने देखा उसको ओन नहीं करी। देखिए मैं अलवीना, देखिए एक बात करें, अयाज सादिक साहब का जो स्टेटमेंट था, मेरे ख्याल एक लास्ट प्रोग्राम में भी हम उस पर काफ़ी बहस भी हुई, काफ़ी डिबेट भी हुआ। आपने कहा कि जी क्या तैयारी है, तो मैंने आपको तैयारी का
डिस्कस किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लोकल पॉलिटिक्स में जहाँ जहाँ पे वो समझती है कि उन्होंने अपनी कैंपेन में इजाफा करने के लिए, तेजी लाने के लिए, मोमेंटम डेवलप करने के लिए वो चीज़ें कर रही है। और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी जो पीडीएम का हिस्सा हैं वो भी अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो प्लान अनाउंस जो डेट्स हैं उसमें जो इवेंट होने जा रहे हैं उसमें आपको फर्क भी नजर आएगा। सबसे ज्यादा आपको क्या कौन सा जलसा लगता है कि आपको लगता है कि उसमें आपने शायद कुछ डिलीवर भी, कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिव स्पीच डिलीवर की वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स ने, या वहाँ से आपको ऑडियंस से कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिला, या इन जनरल वो सक्सेसफुल था? देखिए अलविना, जितने भी जलसे, 3 जलसे अब तक हो चुके हैं और तीनों जलसों में एक अच्छी बात जो देखी गई उसमें अवाम की जो शिरकत थी वो एक तो बहुत बड़ी तादाद में थी, और दूसरी वो जो उन्होंने अपनी शिरकत का होने का एहसास भी दिलाया, जिस पुरजोश अंदाज में उन्होंने अपनी अपीयरेंस वहाँ पे जाहिर की, नारों का जवाब देना, फ्लैग को मूव करना, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं कि जो क्राउड आया हुआ है वो कितना चार्ज है। तो वो जितने भी जलसे हुए इसमें ये पॉजिटिव बात ये थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर थे, वेलविशर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेटमेंट है अयाज सादिक साहब के हवाले से, कहना ये है कि उनका स्टेटमेंट गलत बयानी में आ सकता है लेकिन गद्दारी में नहीं आ सकता। लेकिन हम अगर आर्टिकल को पढ़ते हैं आईन पाकिस्तान में, आर्टिकल जो कि एक फेयर और एक फाइन लाइन बताता है हमें कि कहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे मेंटेन रखना है, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट जो है वो कैसे मेंटेन रहेगी, और फाइन लाइन क्या है जिधर आपने अपने दीन को, इस्लाम को नहीं नुकसान पहुंचाना, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचाना। देखिए, तो आप भी क्या समझते हैं, आप भी इसी स्टेटमेंट को ओन करते हैं? देखिए मेरी पार्टी का मौक़िफ़, लास्ट प्रोग्राम में मैंने अपना मौक़िफ़ आपको दिया था और मैं बिल्कुल कहा था कि उन्होंने गलती की है, और मेरी पार्टी का भी मौक़िफ़ मैं समझता हूँ कि सेम ही है कि उन्होंने गलती की। लेकिन ये गद्दारी का जो सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला है, मैं समझता हूँ कि इस पर हमें थोड़ा ठहरना पड़ेगा, इस पर हमें रुकना पड़ेगा। देखिए उन्होंने रिव्यू पर हम कैसे करेंगे? ये जो हाई ट्रीजन है, हाई ट्रीजन में तो यही है ना, देखिए उन्होंने जहाँ पे आप आइन को तोड़ने की, सिर्फ एब्रोगेट करने की बात नहीं हो रही, जिधर आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं वो भी एब्रोगेशन के ही। अलविना, ये बहुत एक तवील डिबेट है, बहुत लंबी डिबेट है। अगर हम आइन की तरफ लेके जाते हैं बात को तो मुझे थोड़ा प्रीवियस जाना पड़ेगा, फिर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे, मैं प्रीवियस नहीं जाता, मैं इसी पर रहता हूँ, अयाज सादिक पर रहता हूँ। देखिए अयाज सादिक साहब का कहना है, उन्होंने अपनी बात की कई दफ़ा वजाहत की है, वो अपनी बात पर खड़े रहें, पीछे नहीं हटे अपनी बात से। उन्होंने अपनी बात को वजाहत बार-बार की है कि जनाब मैंने जो गुफ्तगू की है वो मेरी और शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू है, उस मीटिंग की गुफ्तगू नहीं है। आउट ऑफ मीटिंग अगर कोई गुफ्तगू हुई है, या तो फिर वो शाह महमूद कुरैशी उसको अब क्लियर करेंगे कि जनाब ये हमारी हुई कि नहीं हुई, या फिर अयाज सादिक बता सकते हैं। अच्छा, उस गुफ्तगू में वो बारहा ये कह चुके हैं कि मैंने हुकूमत की टांगें कांपने की बात की थी, मैंने अल्लाह न करे अपनी फौज की तरफ इशारा नहीं किया था, बकौल अयाज सादिक साहब के। अब पीपल्स पार्टी किसकी है? हुकूमत तो पाकिस्तान की है ना, और हुकूमत भी तो, सर क्या बात कर रहे हैं आप? इस वक्त जरा ब्रॉडर देखिए ऑपोजिशन हमेशा हुकूमत इस मुल्क की है, और ये जो इदारे हैं वो भी उस हुकूमत के अंदर ही आते हैं। सर आज ही मैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रही थी पाकिस्तान की, जो गिले आप लोग आज कर रहे हैं ना, वो भुट्टो साहब कह रहा कि गिले पूरी किताब में लिखे हुए थे, ये वकालत के देखिए अलविना, मैं बिल्कुल वही मोस्ट रिग्ड इलेक्शंस लिखे हुए थे किताब में, सब वही बातें लिखी हुई थी जो आप लोग आज इनको बोलते हैं। देखिए अलविना, मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज की हुक्मरानी भी रही और हमारे मुल्क में डिक्टेटर्स भी हुक्मरान रहे 10-10, 12-12 साल। तो हम और कोई भी डिक्टेटर ऐसा नहीं रहा जिसने आइन नहीं तोड़ा, कोई एक भी, ठीक है। जो यहाँ पर हुक्मरानी करके गुजर चुके हैं वो सब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर उस पर कोई बात कर जाए और उसकी वजाहत भी दे दे, लेकिन उसके लिए हम ढोल बजाना, नारे बजाना, नहीं, वो कह रहे हैं मैंने शाह महमूद कुरैशी के लिए कहा था और पीटीआई के लिए कहा था। ठीक है, यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि उस ओवरऑल सिचुएशन में जो हम बात करें उबैद, जिस तरह इकबाल साहब ने बताया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है वो मुख्तलिफ नहीं है या क्या है, इस पर कुछ क्लैरिटी दे दें, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाह, थैंक यू। पीपल्स पार्टी का तो खैर मैं क्या कमेंट क्या करूं, आप देखिए इनके जलसों में, ये जलसों का जिक्र कर रहे थे भाई अभी, इनके जलसों में कोई आवाम की बात नहीं होती। जलसे का इनकी अपोजिशन की तहरीक का आप देखें ना, क्या है इसका एजेंडा, क्या है इनका एजेंडा? मैं उस पे आपसे बात करने लगी थी अभी जी। इनका एजेंडा है कि 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई, इलेक्शन चोरी किए गए। पहला एक तो इतराज़, ऑब्जेक्शन, कैंपेन पूरी है। दूसरे, हुकूमत नाकाम हो गई, बहुत महंगाई है, ठीक है ना, कोई उनके पास प्लान नहीं लोगों का, गरीब लोगों को बेरोज़गारी बढ़ रही है, चीखें मार रहे हैं। तो ये जो दोनों, और तीसरा ये है कि एहतिसाब के नाम पे इंतकाम किया जा रहा है, ज़बरदस्ती के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, सबको जेलों में भरा जा रहा है। ये है अपोजिशन का
मेन जो है एजेंडा। लेकिन वो जब भी जलसे जुलूस करते हैं, जब भी तकरीरें करते हैं, इस हवाले से कोई बात ही नहीं करते, ना वो इलेक्शन की कोई बात करते हैं कि क्या फेयर निज़ाम ट्रांसपेरेंट हो सकता है, कैसे गुजरावाला में जो जलसा हुआ था, उस जलसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर से आपको कहीं पे कुछ ऐसा जाहिर हुआ कि वो अवाम की बात करें? वो सिर्फ फौज को मुखातिब करते हैं। मरियम नवाज साहिबा की तकरीर से आपको कुछ फील हुआ कि अवाम के लिए बात कर रही है? फौज को मुखातिब करते हैं। ये गुजरावाला की बात हो गई। चले अब कराची पे आ जाते हैं। कराची में क्या बात की? बिलावल जरदारी आइलैंड का मुकदमा लड़ रहे थे जलसे में। अब वो लोगों का क्या ताल्लुक है आइलैंड से? बंडल आइलैंड और बिद्दू आइलैंड और फला, लोगों का क्या इशू है इसमें? अच्छा। लोगों को क्या पता है? सियासी नारे आप लोगों को देते हैं, सिंध की जायदाद खाई जा रही है, हुकूक खाए जा रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है गरीबों के पास, सिंध की जायदाद की क्या वो करेंगे बात? उबैद साहब, इस सिचुएशन में चले आइलैंड की बात अगर यहाँ पे छिड़ी है, तो आइलैंड की सिचुएशन में जब वफाक कह रही है कि आप ही का आइलैंड है, ऑब्वियसली कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा, और पूरे मुल्क की जायदाद पूरे मुल्क की है, चाहे सूबे की हो, वफाक की हो, ये मुल्क की है, क्लेरिफाई कर ये ले रियासत की है जी। लेकिन वो रेवेन्यू, वो कह रहे थे रेवेन्यू जो है आप ही के पास आएगा। मुझे ये क्लैरिटी जरा दे दीजिए कि अगर सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, अल्टीमेटली तो लोगों की है ना, किसी भी हुकूमत की तो नहीं है, चाहे वफाक हो चाहे सूबा हो। भाई देखें, ये आप एक लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए क्लियर। आइलैंड्स, ओशंस, एयरपोर्ट्स, डैम्स, ये जो है ना विफाक के होते हैं पूरी दुनिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट्स इस तरह के रिसोर्सेज की मालिक होती है और वो इनको डिवाइड करती है लोगों में एप्रोप्रिएटली। स्टेट के मामलात होते हैं ओवरऑल। अब आप आइए, सिंध हुकूमत कितनी कॉन्शियस है अपने रिसोर्सेज से, कितनी ज़्यादा तकलीफ है। बहरिया टाउन ने 12,000 एकड़ जो ना वो कराई रेगुलराइज, 40,000 एकड़ पे प्रोजेक्ट कर लिया, 28,000 के पैसे ही नहीं दिए आज तक। किसी को पता ही नहीं, कोई नापने वाला नहीं है सिंध गवर्नमेंट का। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई। तो क्या ये वजह ये है कि होमवर्क ना होने की वजह, या फिर ये इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ पॉलिटिकल मामला है? ऐसी सियासी मामला है, बस वो ऐसी बातें, बस उनको मुखालफत करनी है, लड़ाई करनी है, कोई झगड़ा। अच्छा, यानी क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करना है। एग्जैक्टली। मैं आपको कहना चाह रहा था कि जो अपोजिशन का जो एजेंडा है, अपोजिशन जो बातें करती है, जिस चीज पर वो तहरीक चला रहे हैं और बातें वो जलसों में वो करते ही नहीं है, उन बातों पर तो बात ही नहीं करते। बिलावल जरदारी कह रहे थे कि अंडे जो है 200 रुपए किलो है, तो मतलब यहाँ वो आई गेस एडिटेड था वो। तो चलिए, अब हमने जो सुना हम तो वही कमेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो जो है एडिट किया था क्लिप। चले, आवाज तो बिलावल जरदारी की थी, हमने तो यही सुना। अभी देखें, चले, अब बात यह है कि इनको कोई कंसर्न नहीं है लोगों से ये डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल पर लोगों से कनेक्टेड नहीं है। ऊपर हेलीकॉप्टर की सतह पर लोगों से मिलते हैं। ठीक है, आपको अंडे की हंसी आ रही है, मैंने बर्दाश्त की हंसी। अच्छा, चले आगे। यार सादिक वाली बात एक कंटिन्यू कर, वो सुनी सुनाई बातों पे चलेंगे। मैंने खुद सुनी वीडियो, मैंने खुद सुनी है। सलाम है आपके नॉलेज पर यार, आपके नॉलेज पर सलाम है यार। और फिर मंसूर शेख साहब से भी जानूंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ऑपोजिशन और हुकूमत के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस जानूंगी। सर, आप क्या समझते हैं इस वक्त ऑपोजिशन जमातें आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या इनके प्रोटेस्ट में कोई प्रोडक्टिविटी है, कोई दम है, किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ आपके खिलाफ बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इनके पास एजेंडा नहीं है? अब देखें ना, ये तो पाकिस्तान का अवामी गवाही देगा कि प्रोडक्टिविटी है या नहीं है। इनकी स्पीचेस देखें, अब 13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, 13 साल तो ये कंटिन्यू है, और 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा हुकूमत की है, ठीक है ना। कराची के मसाइल पे बात ही नहीं की। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पार में था तो कराची रोशनियों का शहर था। कोलालमपुर और कराची में 19-20 का फ़र्क होता था। कोलालमपुर वाले यहाँ कराची घूमने आते थे। अब जब कोलालमपुर से आप कराची उतरो तो ऐसा लगता है कि बम्बारमेंट हुई है, पता नहीं क्या ज़लज़ला आया है। ये हाल इन्होंने कर दिया है और बात करते हैं आइलैंड्स की। देखिए, बात ये है कि इनको अपने गर्दन बचाने की लगी हुई है। इनको देखिए ना, चोर अंदर से तो जानता है कि मैं, और हमेशा कमज़ोर होता है, ठीक है ना। इनके पास एलिगेशंस क्या है भाई? देखिए ना, जब हम कह रहे थे, हमने धरना लगाया था, तो हमने जब कौमी इशू आया तो हमने 126 दिन का धरना एक दिन में ख़त्म कर दिया कि किसी के प्रेशर पे नहीं, एक कौमी इशू आया। इस मुल्क की खूबसूरती हमेशा रही है, जब भी कोई दीनी मामला आता है या कौमी मामला आता है तो इकट्ठे हो जाते हैं।
अब उस वक्त हमने कहा था 4 हलके खोलो, 4 हलके। पाकिस्तान में कितने 200 से ज्यादा हलके हैं, 4 हलके नहीं खोले। ठीक है, 4 हलके अगर खोल रहे थे तो पोल सारे खुल रहे थे, इलेक्शन रिग थे, तो और करप्ट गवर्नमेंट थी। ठीक है ना, आप देखें कि अखबारात आज भी उठा लें तो रोज करप्शन की सुर्खियां होती है, और अभी भी उठा लें, अगर आप सिंध की अखबार उठाएंगे तो नेब ने उसको पकड़ लिया, FIA ने उसको पकड़, यहाँ घपला अरबों और करोड़ों से कम घपले नहीं है। उसी दिन एक छोटा ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फूड कंट्रोलर सखर का, उसको 92 करोड़ से गबन में उठा लिया है गंदम के। अब आप बताएं, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 92 करोड़ तो सिर्फ एक केस ले आए हैं, तो इस तरह, इस बुरी तरह से जो लूटा है, तो ठीक है ना, लड़का ना खाऊं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? मैं आपको बताता हूं, हुकूमत देखे ना, जब फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करते कहते हैं सर, लेकिन ये सिर्फ सिंध में तो नहीं हो रहा ना, यही मैं आपको बता रहा हूं, यही मामला हर सूबे में है। नहीं, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की है। मैं अर्ज करूं ना, देखें, जहां पे करप्शन हुई है या होगी वो पकड़े जाएंगे। सिंध में हम मदाखलत कर रहे हैं तो कहते हैं 18th अमेंडमेंट है। अब पंजाब की अखबारें दूसरों सूबों की और फेडरल गवर्नमेंट का कंपैरिजन करते हैं ना कि जी करप्शन कहाँ हो रही है। आप 2.25 सालों में सिर्फ ये कहते आए हैं कि जी महंगाई हुई, हम मानते हैं महंगाई हुई है, मगर जखीरा अंदोजी को सिंपल इन्फ्लेशन कोई नहीं है। मैं अर्ज करूं ना, जो एक महंगाई है उसको हम मानते हैं, मगर चोरी नहीं हुई, जखीरा अंदोजी नहीं हुई। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, जिससे एक जो गंदम जो 50 रुपए में बिकनी चाहिए वो 80 रुपए में चली जाती है, क्योंकि महंगी तो 40 से 50 रुपए में। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का भी यहाँ पे काम है, हर सूबे की अपनी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी। अब इसमें वफाक इंटरवीन नहीं करेगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखें, वफाक जब इंटरवीन करेगा तो फिर आपने देखे कि कराची का कहते थे मसला हल ही नहीं होगा अमन अमान का। आप सोच सकती थी कुछ साल पहले जब वफाक ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान की अफवाज जो आजकल इनका टारगेट है, रेंजर्स और अफवाज, ठीक है ना, वो उन्होंने जब इंटरवीन किया तो जो है ना क्रेडिट ये लेना चाह रहे थे, मगर कराची का बच्चा जानता है कि रेंजर्स ने आके अमन कराया। तो बात ये है कि इनकी कैपेसिटी क्या थी। पहले लोग जो है ना महलों में रहते थे, अब सड़कों पे आ गए, परेशान हो गए। मेरे भाई, महंगाई ज़रूरी हुई है, मगर इतनी नहीं हुई है जितना आप लोगों को सूबाई हुकूमत ख़ुसूसन सिंध में जो प्रोटेक्ट कर रही है ज़खीरा अंदोज़ों को, जो चोर आपकी ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से चोरी में इन्वॉल्व है, विदाउट पॉलिटिकल ब्लेसिंग्स, विदाउट हुक्मरानों की ब्लेसिंग्स हो सकती है इतनी चोरी? कोई किसी ब्यूरोक्रेट की, किसी इंजीनियर की, यहाँ पे तो आप देखें कि प्योन से लेके जो है ना सेक्रेटरी तक इन्वॉल्व हैं। तो सर, आप सिर्फ सिंध को टारगेट कर रहे हैं, आप हर सूबे की बात कर रहे हैं। पंजाब में ले आए ना, अब पहला क्रैकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया, ठीक है ना। फिर ये फॉलो करते हैं। देखिए, जो इनकी अच्छी चीजें होती हैं, कोरोना में ये आगे थे, जो इनकी चीजें थी, इवन फेडरल गवर्नमेंट ने भी फॉलो किया, पंजाब ने भी किया, केपी ने भी किया। देखिए, एक दूसरे को असल में मुकाबला होना चाहिए, मगर क्योंकि इनके टारगेट्स, अब देखें, ये कह रहे हैं कि जलसों से, जुलूसों से हुकूमत जाएगी। अगर मैं इसको लिख के देता हूं, अपोजिशन आज लिख ले कि अगर कोई जलसे जुलूसों से हुकूमत जाएगी तो इस मुल्क में कोई हुक्मरान हुकूमत नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जलसे जुलूसों से नहीं जाएगी। ये आप लोग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, या अगर उससे पहले पुराने एक्सपीरियंस को देख लें? उसमें आपको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान का जो अवामी मैंडेट है वो तोड़ना पड़ेगा। अवामी मैंडेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? यानी आप कह रहे हैं, ठीक है मंसूर साहब, यही रुकिएगा, आप कह रहे हैं कि अगर मंसूर साहब सवाल कर लो। मैं अर्ज करूं ना,
जब तक आपके पास कोई गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रांग सबूत नहीं है। ठीक है, करेक्ट। आप कह रहे हैं कि कोई एक स्ट्रांग एविडेंस होना लाजमी है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर एक जमहूरी हुकूमत को हटाया जाएगा तो वो आइन को एब्रोगेट करने के मुतरादिफ होगा। तो जब नवाज शरीफ साहब की, ठीक है, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त आप लोग का 126 डेज का जो धरना था, तो क्या उसको आप अपने एक स्ट्रांग एविडेंस जो कि पैनामा और बाकी जो रेफरेंसेस थे उससे जस्टिफाई करेंगे, या फिर आप लोग भी एब्रोगेट करने जा रहे थे आइन को? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हम थ्रू प्रोसीजर गए। कैसे प्रोसीजर गए? हमने थ्रू व्हिच प्रोसीजर? हर दरवाजा खड़काया, ठीक, हर दरवाजे पे गए। जो कानून और आइन हमें इजाजत देता है कि जी 4 हलके खोले। हम कहते हैं कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, ठीक है ना। इलेक्शन जब चुराया गया, जब ये नहीं माने तो हम वो धरना क्या लगाने गए थे, ठीक है, कि जी 4 हलके खोले। तो ये ड्यू प्रोसेस जो आप लोगों ने मुकम्मल किया है, आपको लगता है कि इस वक्त की ऑपोजिशन ने ये ड्यू प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया? नहीं, इनकी डिमांड क्या है मुझे ये तो बताएं, कोई एलिगेशन तो बताएं। एलिगेशन हुकूमत चली जाए, फौज पे जो है ना बातें कर रहे हैं, मुल्क के जो हसास इदारे हैं उन पे ठीक बातें है, इनसे कर जानती रहे हूं हैं। मैं इस पर। आप हुक्मरानों की कोई नाकामी तो बताएं। ठीक है, किसी कोई करीब नहीं, ये कहते हैं कि आप लोगों ने 2 साल में कुछ नहीं किया जो आपने, MNA करप्शन। मंसूर साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ 2 साल में किया नहीं जो आप लोगों ने प्रोमिसेस किए थे। मुल्क हवा से चल रहा है, कैसे चल रहा है? आप मुझे बताएं, अगर जो इन्होंने हुक्म देखिए, जो इन्होंने हुक्मरानी की थी और इस हुक्मरानी में दिन और रात का यही फर्क है। जो पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया था इमरान खान को कि ये चोरों को पकड़ेगा और चोरी नहीं होने देगा, ठीक है, कोई करप्शन का स्कैंडल ले। ठीक है, ये इकबाल खान साहब इसके ऊपर अपना रिबटल देना चाहेंगे? जो मंसूर साहब कह रहे हैं कि आप लोग के पास एक तो नंबर 1 स्ट्रांग एविडेंसेस नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है स्ट्रांग, सिर्फ और सिर्फ आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं और कहते हैं बस एक जो इलेक्टेड हुकूमत है उसको उठा के निकाल के फेंक दो, एंड इट्स इक्विवेलेंट टू एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अलवीना, मेरे भाई उबैद भाई और शेख साहब ने जब गुफ्तगू की है तो मैं इनकी सादगी पे कुर्बान जाऊं। देखें, PTI के जो दोस्त हैं वो समझ रहा हूँ कि वो इदारों के पीछे छुपना कर दें बंद। वो अपनी हर गुफ्तगू में खुदा ना खास्ता इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि फौज को पार्टी बना देते हैं। लेकिन इस वक्त मौलाना साहब को देख लेना, या फिर आप मरियम दीदी को देख लेना, उनकी तो सारी स्पीचेस वही हैं। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। बात यह है कि आप अपनी हर गुफ्तगू में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि लाइक फौज आपके साथ है, सिर्फ बाकी किसी पाकिस्तानी के साथ नहीं है। फौज सिर्फ आपकी है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। एलाइज है PDM में, उनके स्टेटमेंट्स तो देख लेना, वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। देखिए, हम उस तरफ लेके जाएंगे ना तो फिर बहुत सारी बातें प्रीवियस खान साहब की भी हैं, वो भी मैं यहाँ डिस्कस करना शुरू कर दूंगा ना, जब ये अपोजिशन में थे। तो हम उस पर ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। रिक्वेस्ट है मेरी कि खुदारा अपने इदारों को पार्टी ना बनाएं, अपने इदारों को अपने मफादात के लिए उनको गुफ्तगू में शामिल ना करें। देखिए, इन्होंने कहा जनाब कि इनके पास है क्या कहने के लिए, मैं वो आपको बताता चलूँ। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जिनको पता नहीं भुट्टो के नाम से उबैद भाई क्या परेशानी और पता नहीं शायद ये PTI ज्वाइन कर ली इन्होंने, जो तज्जियाकार तो मुझे कम नजर आया अभी, और PTI के नाम से तो नहीं है, उन्होंने तो बिलावल साहब की एक जो मीम बनाई थी वो ओरिजिनल। नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी उनका नाम है। उन्होंने मीम बनाई थी, एक तज्जियाकार जो है बगैर उसकी तस्दीक के उस मीम को एक भुट्टो साहब के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। कहाँ बोला भुट्टो साहब हो जाए, मीर हो जाए, जट हो जाए। अच्छा, आपको क्या तकलीफ है? नहीं, वो तो बिलावल का एक स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, मैं नाम की बात कर रहा हूं। वो डिस्कस। देखिए, दूसरी बात ये कि आपने कहा, ये शेख साहब ने कहा कि जनाब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहली स्पीच, शायद खान साहब की अंग्रेजी कमजोर थी, जब उन्होंने सिलेक्टेड उनको कहा, खान साहब खुद जो है ना डेस्क बजा रहे थे, तो पहली स्पीच में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आखिरी स्पीच तक उनकी गुफ्तगू यही है कि आप सिलेक्टेड हैं, आपको सिलेक्टर ने सिलेक्ट किया है। दूसरी बात, जब आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जनाब आप अपने जलसों में जो है वो अवाम की बातें नहीं कर रहे, तो भाई ये आलू के रेट जो है प्राइम मिनिस्टर को या वजीर आला को शायद कम बताओ, अवाम की बात ही की गई थी जलसों में, जिसका मीम बना वो अवाम ही की बात थी, जिस पर महंगाई का जिक्र किया गया। अच्छा, इनसे सवाल करो, चना जवाब देते हैं गंदुम। अब सारी गुफ्तगू में आज तक एक कमेटी बनी थी अपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदों पर मबनी। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए तो मेरे भाई शेख साहब से पूछिएगा, उस कमेटी ने जो हुकूमत जिसको हेड कर रही थी उसने कितने इजलास बुलाए इस अपोजिशन के इस मौकिफ पर कि जनाब रिग्ड इलेक्शन था, तो कितने इजलास बुलाए वो शेख साहब अपनी बारे में जरूर मुझे बताएं। और
जहां तक ये बात कर रहे हैं कि जनाब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के पास खोने के लिए बचा ही कुछ नहीं है। लोगों के पास शायद अब नए जूते और नए कपड़े खरीदने 2 साल में सारा कुछ इल्जाम इनके ऊपर डाल दें। देखिए अलवीना मेरी बात सुने, देखिए या तो हम ये तय कर लें कि खान साहब जो कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे वो एक नाबलद पॉलिटिकल, बट इज इट कैटेगोरिकली पॉसिबल इकबाल 2 साल में जो उनके प्रॉमिस? देखिए मेरी बात मुकम्मल करें ना, एक मिनट शेख शाह साहब आपको तकलीफ हो रही है, आप थोड़ी देर चुप हो जाए ना, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं इंटरप्ट नहीं करता किसी को, और मैं चाहूंगा कि आप भी ना करें, आप भी ना करें। आपको तकलीफ हो रही है मुझे पता है, आप ना करें ना करें। देखिए महंगाई की जो बात, खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जलाते थे, बड़े मुल्क जो है वफादारी का सबूत दिया। खान साहब ने कहा जी इनको टैक्स ना दें, बड़ी वफादारी का सबूत दिया। खान साहब ने कहा हवाला हुंडी, देखिए हवाला हुंडी से हवाला, ये गद्दारी के मुर्तकिब नहीं थे। मैं कहता हूँ गद्दारी की बात खुदा के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इल्जाम ना लगाए। 18 महीने की बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराई गई, 22 महीने की दूसरी हुकूमत गिराई गई। स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल लीडर्स दे रहे हैं कि उनको भी मैच्योरिटी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। देखिए मेरी बात की पहली गवर्नमेंट, एक मिनट शेख साहब मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है फिर हम एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं। नहीं बिल्कुल 18, मेरी बात सुने, मैं अपनी बारी पे कीजिएगा, बोल ले साहब अपनी बारी पे कीजिएगा, आप नॉन स्टॉप 10 मिनट बोलें और मैं सुनाऊं 10 मिनट आपको, आपके जो दिल में आता है बोल दे, और हमारी बारी पे आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। महंगाई का बुरा हाल है, आलू टमाटर डॉलर पेट्रोल, कोई चीज कोई एक अशिया, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। मैं खुद भी एक कारोबारी पॉलिटिकल वर्कर जरूर हूं, लेकिन एक कारोबारी भी हूं। जो मेरे कारोबार का हाल है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूं कोविड के भी कॉन्सिक्वेंसेस अब तक झेलने को मिल रहे हैं। क्या अगर आपकी हुकूमत होती पूरे मुल्क में पाकिस्तान तो की क्या आप तारीख लोग बेहतर परफॉर्म करते? अलवीना पाकिस्तान की तारीख की ये पहली हुकूमत है जिसके पीछे तमाम इदारे मजबूती के साथ उसको लेके खड़े, जनाब खड़े ना, हिले मत। 70s में भी यही कहा जा रहा था, पीपल्स पार्टी के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री की ये पहली हुकूमत है जिसके पीछे मजबूती के साथ आपने इदारों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को आपने उसका जो हाल किया, जस्टिस फाइज ईसा साहब का, हुआ क्या था? हुआ यही था ना, उससे फैजाबाद धरने पे रिपोर्ट एक बना दी, आपने रेफरेंस ठोक दिया। अरे भाई खुदा के लिए आपने जजों को नहीं छोड़ा, आपने फौज को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हर बात में आप फौज को इन्वॉल्व कर देते हो। आप लोग देखिए, फिर आप लोग भी यही करते हैं ना, ठीक है। बहन भाई बनी हुई है जिनके साथ आप स्टेज शेयर कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था। अब देखिए ना, वक्फे के बाद ब्रेक लेंगे, ऐसे कंटिन्यू करते। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस जान रहे थे हम, जो ओवरऑल यहाँ पे स्टूडियो में डिबेट हुई है उस पर आप बात कर रहे थे इकबाल खान साहब। देखिए अलवीना, 2-3 चीज़ें कहा इन्होंने पीडीएम के जलसों के हवाले से। मैंने कहा कि पीडीएम के जलसों में जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर बात होती है, इदारों की मदाखलत पर बात होती है, अदलिया के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर भी बात होती है, अवाम के जो महंगाई के दलदल में समंदर में डूब चुकी हैं उस पर भी बात होती है, और उसकी तस्दीक खुद इन्होंने कर दी ना। इन्होंने कहा जनाब वो मीम में गाई थी, बिलावल साहब को पता ही नहीं है आलू के दर्जन होते हैं या किलो होते हैं। तो अब वो मेरे भाई अगर तज्जियाकार ना बने और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बने तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए अब इस सारी सूरत हाल में खान साहब ने भी कल एक स्पीच की गिलगित में, उनको मईशत को बोलना आता नहीं है, माइशियात, वो उनको फिर अब ये तो छोटी-छोटी फजूल बातें हैं। ये तो देखिए मेरी बात, ये हमें छोटी मैच्योरिटी आनी चाहिए पॉलिटिशियंस में। छोड़ दें, एलिगेशन है ना, एलिगेशन खुसरो जो क्या नाम है उनका, इनके जो वफाकी वजीर हैं, खुसरो क्या नाम है उनका, बख्तियार, खुसरो बख्तियार के भाई पे चीनी स्कैंडल का बहुत बड़ा एलिगेशन है। जहांगीर तरीन, मशहूर तरीन, अमीर तरीन, खान साहब के दोस्त तरीन मुल्क से बाहर चले गए। चीनी स्कैंडल में सबसे पहले उनका नाम जनरल सेक्रेटरी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी रहे माशाल्लाह। अलीम खान के ऊपर केसेस हैं, मैं अब उन्हें बुलाता नहीं है। अलीमा बाजी सिलाई मशीन से कपड़े बना के अरबपति बन के चली गई मुल्क से बाहर, और इस तरह के। और आजम सवाती को, बाबर नदीम साहब, सर आजम सवाती एक लैंडलॉर्ड शख्स है ऑलरेडी, आजम सवाती का जो बैकग्राउंड है, और जहांगीर तरीन साहब का भी बैकग्राउंड। देखिए मेरी बात सुने, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पर सैकड़ों अरबों रुपए के करप्शन के एलिगेशन लगा के 1-1 1.5 करोड़ के चेक पर उनको बुलाया जाता है, अरबों रुपए के एलिगेशन लगा, एलिगेशन। यानी आप कह रहे हैं कि इस वक्त आप लोग के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आप करें एहतसाब, बिल्कुल करें, और जिस दिन आप प्रूव कर दें ये जातियात का मसला है, आपको लगता है बिल्कुल दुश्मनी पर मबनी। लेकिन वो जो लूटे हुए पैसे की बात है, क्या ये वो है या जातियात का मसला क्या है? रोका किसने? देखिए खान साहब को अच्छा कब से नहीं है, 1.5 करोड़ की चेक मनी ट्रेल मांगेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, सर मनी ट्रेल यही बात ये है, देखिए ना हम
तो एहतसाब भुगत रहे ना आप, इल्जामात लगा कि हम इल्जामात भुगत रहे हैं, कोई ठीक बात है। नहीं। हम कह रहे हैं कि आपके जो लोग थे उनको नैब क्यों नहीं बुलाते? ठीक है, ये जातियात का मसला है, लूटे हुए पैसे का वापस लेकर आने का क्लेम है, क्या है ये? देखिए, मैं शेख साहब की बात से, इस बात से इन्होंने, अब शेख साहब ने कुछ देर पहले कहा कि इमरान खान को इस बात का मैंडेट मिला था कि वो एहतसाब करेगा, तो मैं ये बात तो गड़बड़ करने वाली बात है हक़ाइक़ के पीछे असल बात को। इमरान खान का एहतसाब में कोई रोल नहीं। एहतसाब में किरदार तो इतना ही हो सकता है ना कि अगर आज एक आदमी ने वजारत संभाली है और उसे अपनी वजारत में कोई बेज़ाब्तगी नजर आई, पैसे हुई भी है, फंड में घपले हुए हैं, कोई घोस्ट एम्प्लॉयज हैं, कोई ठेके गलत दिए। घोस्ट एम्प्लॉय स्टील मिल के निकाले गए, सुने, पाकिस्तान एयरलाइंस की तरफ से गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे काम हुआ। अगर कोई भी इरेगुलरिटी, एम्बिग्विटी वो फाइनेंसिस में ढूंढता है तो वो एक लेटर लिख के, खत बना के, केस बना के नैब को भेज देता है, भाई ये मैंने ये पकड़ा है, मेरे पिछले वाले ये करके गए, तुम देखो इस मामले को। इससे ज्यादा कोई किरदार नहीं है। ठीक है, हाँ, इससे ज्यादा कोई किरदार नहीं ना, इतना किरदार है आज आने वाले का, एग्जीक्यूटिव इतना किरदार बॉडी, है जी एग्जैक्टली, कि वो एग्जीक्यूटिव पीछे बॉडी गए का का काम। कुछ मिले तो वो ठीक भेज है। दे। बाकी उसने ट्राई नहीं करना, उसने इन्वेस्टिगेट नहीं करना, उसने अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, उसने प्रोसिक्यूट नहीं करना, उसका ये रोल ठीक नहीं है, जाहिर है वो जुडिशरी का डोमेन है ना आगे। और अपनी हुकूमत में बरी हो जाए। आपका पूरा जोर, पूरा ध्यान नहीं छोड़ूंगा भाई, आपका रोल ही नहीं है इसमें। अच्छा। आप ये बात छोड़ दें, अच्छा। इससे बाहर जाकर बात। ठीक है। ये तो एक मैं बात करना चाहता था फॉर करेक्शन। अब आप इनकी बात थोड़ी सी जरूर है कि पीडीएम की जब बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा मौजूद है, इनकी बात करेंगे। आज ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया का अगलीस्ट सिटी कराची है। अच्छा, क्यों 12 साल से ऐसा हुकूमत क्यों कर रही कहा है। है? ट्रांसपोर्ट का निजाम ही बड़ी देर से सोच के बैठे थे ये। ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं तो हकीकत है ना। अच्छा, वो इदारा किसका है? सर, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी ऑफ एयर। ठीक है शेख साहब ने अच्छा सर, मैं ऑफ एयर आपको एक पिक्चर, मैं इकबाल साहब को एक पिक्चर ऑफ एयर दिखाऊंगी जो कि आए चंद्रिका अच्छा। रोड, जो सिचुएशन है वहाँ पे तारों की। 12 साल हो This is गए। अच्छा, मेरी बात सुने। unpredictable। अच्छा, इनसे अब बात इनको करें, बोलने हुकूमत दे। कर रहे, हवा में चल रही, तो नहीं, भाई कराची- आप भी कराची सिंध में की भी बात- अभी- नहीं, कराची कराची की- फिर या फिर जंगल होता, यहाँ पर लोग जो है ना जानवरों के साथ खुदा ना खास्ता यार खुदा का लिए। इन्वेस्टमेंट कराची से जनरेट हाँ, होता हाँ, है, हाँ। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हम कराची की देखिए मेरी बहन, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। रेवेन्यू कलेक्टर देखिए, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ शहर के साथ ज्यादती होती है, ज्यादती होती है, ज्यादती ठीक होती है। उबैद, वक्त और बहुत सुन कम रह गया है ले, मेरे पास। आपने उस पर इकबाल, बहुत अपने कम रह गया है वक्त मेरे पास। चलें जी। ये इसको वाइंड अप कर लें क्विकली। पीडीएम के पास कोई एजेंडा नहीं है। किसी हुकूमत को ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी हुकूमत को फारिग करने के लिए देखें, एक तो आईनी तरीके का इख्तियार किया जाएगा या कोई अदालती तरीके का इख्तियार किया जाएगा। ये मुजाहरे और धरने न पहले के सही थे न आज के सही थे, और इससे कुछ होना नहीं है। और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इमरान खान के बाद तो मैं भी अगर लाख मायूस हो जाऊं तो इमरान खान के अलावा फिलहाल कोई स्कोप है ही नहीं। सब तो ट्राई हो चुके हैं, उनको क्यों दोबारा हुकूमत दे दे? अच्छा, एक्सपेरिमेंट फिलहाल तो एक आदमी को करने देना जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो यानी एक्सपेरिमेंट आपको कबूल नहीं है, लेकिन जो आए हुए जिन्होंने कुछ डिलीवर आपको नहीं किया वो जस्टिफाई हुए। आपको अपनी बड़ी चाहिए भाई जिन्होंने इस मुल्क में तजियाकार साहब जिन्होंने इस मुल्क में 40 साल हुक्मरानी की है, सर उसका भी नाम ले, आपका भी हिस्सा है उसमें भी नाम ले, उनका भी। क्यों हमारी गलती है? सर, डेमोक्रेट्स और आवाज नहीं निकलती है, साथ नहीं देता दिल। सर, साथ रहे, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री दिल साथ नहीं देता। 12 साल, दोनों साथ 11 साल, 10 साल जिन्होंने हुक्मरानी की है वो मुल्क से बाहर है, और उसका जिक्र करने के लिए दोस्त मेरा तजियाकार तैयार नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ने कहा था कि अपनी आवाज बुलंद नहीं कीजिए, अपनी दलील। ओहो, देख रहा हूँ ना, नहीं, मैं कह रहा हूँ आप करें उनकी बात जिन्होंने 40 साल हुक्मरानी की है। आप ले उनका नाम, आप ले उनका नाम जिन्होंने 40 साल हुक्मरानी की है। सवाल कर लेती ना, वही ले उनके नाम जिन्होंने 40 साल हुकूमत की है, बार उस पर जोर दे रहा है। तो साथ नहीं थे उनको उनके। क्या कहा जाता है? डिक्टेटर। जी, आप भी डिक्टेटर बनने जा रहे हैं। क्या मेरे डिक्टेटर भाई बनने जा रहे हैं? डिक्टेटर उबैद शाह जिन्होंने साहब, मुल्क को तबाह क्या किया। ठीक है। वो पाकिस्तान का बच्चा, नाम ले, बूढ़ा, नाम ले, औरत, मर्द, 2-3 सब डिक्टेटर के गवाह नाम हैं। ले, ठीक है। 2-3 डिक्टेटर्स के नाम ले। ठीक है, सब गवाह हैं कि और जो डिक्टेटर कहा दो तीन जाता के है। नाम ले। आप और ये जो भुट्टो साहब ने डिक्टेटर्स के साथ सर्व किया ना एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उन्हीं के साथ हुकूमत देखिए बनाई मेरी ना। बात सुने, तो मैं इसी के तो कह रहा हूँ मेरे भाई तजिया निगार को कि भाई आप जरा दम करें, हिम्मत पैदा करें अपने अंदर, मंसूर, मैं आऊंगी आपकी जानिब, हिम्मत पैदा करें, जोश पैदा करें, थोड़ा हौसला भी करें। मैं आ रही हूँ। एक डेमोक्रेटिक पार्टी का, एक अच्छी पार्टी का, एक पुरानी पार्टी का, जिन्होंने जमहूरियत के लिए जदोजहद की है, अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, मेरी बात सुनिए। नहीं शेख साहब कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे गिरा देते हो। 8.5 साल हुक्मरानी की है पीपल्स पार्टी ने। आप आवाम के वोट पे आए हैं, अकाउंटेबल है। इस वक्त अच्छा, ऑपोजिशन वो जमातों accountable का, नहीं है। मुझे वो उबैद आइन साहब का सांस जानने दें जो प्लीज। आइन तोड़े,
ठीक है इकबाल साहब, इनको भी थोड़ा वक्त जी, दे दीजिए। इस वक्त यही गिला रहता है अपोजिशन जमातों का कि डिक्टेटर्स 40 साल उन्होंने हुक्मरानी की, हमारी हुकूमत बार बार गिराई गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ये बताती है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो इमरजेंसी नाफिज हुई। तो फिर ये सिचुएशन या फिर बहुत कुछ क्राइसिस ऐसे रहे जिसकी वजह से ये मामलात हुए, और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में ये भी बताती कि ये लोग साथ ही रहे हैं उनके। तो फिर आप क्या, किस बात का प्रॉब्लम है? मैं आपको दोबारा चाहूंगा कि आप अपने पंचलाइन प्रोग्राम की तरफ थोड़ा सा लौटे जी। तो आप अयाज सादिक के एक बयान को लेते हुए पीडीएम पर जरा से चंद बातें कर लें, तो उसी में माजी की बात भी आ जाएगी। मुझे अमेरिका के इलेक्शंस भी कवर करना था, वो आज अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता, अब कल मुझे दोबारा करना पड़ेगा, उस पर बात नहीं हो पाएगी, वक्त नहीं बचा। अब ये है कि देखें अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा वो, और अब जो कुछ ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी कह रही है और नून लीग की भी और मौलाना फजलुर रहमान भी, ये इस तरह की बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंतहाई प्रोवोकिंग हो। यानी फौज की लीडरशिप बिल्कुल चिढ़ जाए, पिस्ड ऑफ हो जाए, या तो वो बैठ जाए घुटनों में और कहे भाई हमारे नाम मत लो, हमारे बारे में बात करना बंद करो, क्या चाहिए, या तो ऐसा हो जाए, ठीक है ना, या फिर कोई हो सकता है, एक ख्याल, एक कोशिश है उनकी, ख्वाब हो सकता है। ये उनकी एक कोशिश है कि हम इस हद तक चले जाएं कि हम इनको इतना चढ़ा दें, हम इनको इतना जिच कर दें कि ये हमसे बैठ के बात करें कि भाई क्या है, हमें रिलीफ मिले। लेकिन थोड़ा सा रवैया यकीनन खान साहब का भी हो रहा है। खान साहब भी जो है वो मुंह पे हाथ फेर फेर के और उंगली ऊंची कर करके बातें कर रहे हैं, जो कि उनको जरा ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए, दरगुजर करनी चाहिए, ज़्यादा रिस्पांस अपोजिशन को देना ही नहीं चाहिए। सही। मैं ये कहूँगा कि जो बातें ये जो पीडीएम की तहरीक है ये बिल्कुल ठोस तहरीक है, इसमें कोई दम नहीं है, ना इस तहरीक का कोई दम कैसे हो सकता था? नहीं नतीजा निकलना है इसका। नहीं, दम कैसे लेकर आए पीडीएम अपने अंदर? अस्तीफे दे देना इसमें पहली बार, अच्छा, ये फारिग हो जाए बस, ठीक है। अगर ऐसी ही संजीदा बात है तो ये कुछ नहीं होना, ये ठीक है। कुछ नहीं क्या होना। इस्तीफे ना देने के अलावा कोई और अल्टरनेटिव पीडीएम के पास है कि अपने आप को मजबूत करे? बस इसी तनख्वाह पे चलेगा, हिसाब किताब चलेगा, थोड़ा सा मूवमेंट लगेगी, साल डेढ़ साल ऐसे ही खींचेंगे, मुआहदे बनाएंगे, फिर टूट जाएगा, फिर नाराज हो जाएंगे, फिर आपस में मिल जाएंगे, फिर जलसे करेंगे, भड़के मारेंगे, ये सब चलेगा। लोगों को इंगेज करके रखा जाएगा, बेवकूफ बना के रखा जाएगा। लोगों को रिलीफ तो इन्होंने, इन पार्टियों ने ना कभी दिया है, ना कभी ये दे पाएंगे। खान साहब को अपनी तवज्जो अपनी हुक्मरानी पर देनी चाहिए, इस हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए, ताकि वो लोगों को कोई डिलीवर कर सकें और लोग अपोजिशन जमातों की तरफ देखने पर मजबूर न हो और उन्हें ये ना लगे कि शायद दुखों का मदावा उस तरफ से होगा। ये मेरा छोटा सा इनपुट है। और बाकी ये कि शेख साहब जो है वो ज़्यादा बेहतर कमेंट करेंगे हुकूमत के मामलात पे। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे सवाल मैंने किया था जिसके ऊपर ज़्यादा बात ना कर सके, हम दूसरी तरफ मूव कर गए। आइन में ये बात क्लियरली डिपिक्ट की गई है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच इंटाइटल्ड है हर सिटीजन को, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद है, एक फाइन लाइन जहाँ पे सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट को मेंटेन करना है, जहाँ पे इस्लाम को हमने कुछ इन दी इंजंक्शन ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स गलत नहीं बोलना। तो अगर कल को कोई भी शख्स, पॉलिटिकल लीडर खास तौर पे जो कि पब्लिक फिगर है, अगर इदारों में तसादुम लाने की बात करता है तो क्या ये एब्रोगेशन के मुतरादिफ नहीं है? नहीं, देखें सबने क्रॉस किए। शेख रशीद तो कह रहे थे आग लगा दो इस मुल्क को। अच्छा। इमरान खान बराबर में खड़े हुए थे, अच्छा, जला दो, आग लगा दो। तो ये प्रैक्टिस कैसे खत्म होगी, कैसे दुरुस्तगी की तरफ इमरान आएंगे? खान साहब ने कहा खुद अपोजिशन लीडर के तौर पे कि ये फौज लड़ ही नहीं सकती, ये लड़ने के काबिल ही नहीं रही, ये रिकॉर्ड पे है। तो अब मतलब इस पर हम क्या बात करें कि किसने क्या लाइन? नहीं, लेकिन मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ ना अब कि ये प्रैक्टिस बेहतर कैसे होगी? आपका जवाब और बेहतर खोल के देना नहीं चाहता। अच्छा। मैं जितना जवाब दे रहा हूँ अभी ना उबैद भाई की बात को चले, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी हिम्मत की उबैद भाई ने, लेकिन बात यह है कि जो उबैद भाई ने बात की, पीपल्स पार्टी ने खान साहब के ऊपर उस वक्त भी गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाया। आज भी इन्होंने अपनी इंटरनल मीटिंग्स में फौज के खिलाफ बात की, पीपल्स पार्टी ने इल्जाम, इन्होंने इंडिया के एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर हमारी फौज के खिलाफ बात की, पीपल्स पार्टी ने इनको गद्दार नहीं कहा। प्रोग्राम में बात की? शायद कटहरा एक प्रोग्राम था उनका इंडियन चैनल्स का। नालायकियां क्यों छुपा रहे हैं? अल्लाह अकबर। कोई कॉन्स्टिट्यूशन देखें, मैं शेख साहब को बोलने का इदारों के खिलाफ बात की है तो आपका हक बनता है, आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि रोका जाए। देखिए, पॉलिटिशियन तकरीरें करते हैं मगर बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन यही तो बताया आइन में, उसके अंदर है, ठीक है ना। जो गद्दारों वाली बात करेगा वो गद्दार कहा जाएगा, उसको गद्दार की सजा भी बिल्कुल सर यही से कनेक्ट करना चाहूंगी। जो लिखा हुआ है इसमें, अब क्या ये फिर ये गलत वो नहीं, एब्रोगेशन तो मुतरादिफ है
देखिए आइन तोड़ने की देखिए आइन तोड़ने का मतलब वो जो कानूनदान है वो बेहतर बता सकेंगे हमसे। हम पॉलिटिकल एलिगेशन लगा सकते हैं, कानूनदान विद आर्गुमेंट लगाएंगे, कानून बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे ये फैसला करने वाले नहीं है, ये प्रोसीड होगा और अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, और जो गद्दारी में आएगा उसकी सजा भी गद्दारों वाली होगी। इस प्रैक्टिस को ठीक कैसे करेंगे मंसूर साहब? गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, कोरोना आया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रहम किया हम पे। दुनिया का नहीं तो एशिया का सबसे बड़ा केस प्रोग्राम चलाया। देखें, बात ये है कि हम इस तरह से नौकरियां नहीं देना चाह रहे हैं जिस तरह से पिछली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी कि वैकेंसीज हो ना हो, इदारे बैठ जाए, स्टील मिल बैठ गई, आपका पीआईए बैठ गया, आपका जो है ना, अगर पोर्ट अब दुनिया के आप कहीं पे भी चले जाएं तो उस तरक्की में पोर्ट्स का बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। इन्होंने पोर्ट्स को इतना बोझ डाल दिया है कि वो खुद को मेंटेन कर रहे हैं। इस शहर बजाय रेवेन्यू के, इस शहर को 2 पोर्ट्स है, इस शहर का मुकाबला दुनिया के चंद शहर कर सकते हैं, और जितनी पॉपुलेशन है, जितना बड़ा शहर है, मगर पोर्ट्स पे भी ऐसा बोझ डाला गया। जो स्टील मिल इस शहर की तरक्की में मदद करता, जो पीआईए इस शहर की तरक्की में मदद करता, जो पोर्ट्स इस शहर को जो है ना ऊपर ले जाते, ठीक है ना, इकोनॉमी जो है ना स्टेबल करते, जो लोगों को रोजगार मिलते। तो देखिए, हम पॉलिटिकल जो है ना अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ हैं। मेरिट पे अपॉइंटमेंट होगी, करप्शन के खिलाफ है, ये डिलीवरेंस नहीं है तो क्या है? आप क्या चाहते हो कि ऊपर आसमान से कोई सोना गिरेगा? देखिए, बात ये है कि जो आपकी इकोनॉमी होगी, जो आपकी इकोनॉमी होगी अकॉर्डिंगली, ऐसे नहीं मंसूर साहब क्विकली वाइंड अप कर दें। देखिए, लुटमारी करके बंदर बांट कर ये ठीक है, नहीं बंदर बांट के खिलाफ हैं आप लोग, ये नहीं चाहते। वन लाइनर क्विकली, वक्त खत्म हो गया। देखिए, मैं अब क्या कहूँ मेरे भाई की बात को, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि डॉलर महंगाई मुल्क में हो, डॉलर ऊपर चला जाए, पेट्रोल बढ़ जाए, सब्जी महंगी हो जाए, आटा चीनी गायब हो जाए, वजीर आजम चोर होता है। ठीक है, डॉलर तो 7 रुपए नीचे, खुद वजीर आजम कहते थे, देख ही नहीं रहे आप, 7 रुपए नीचे आ गया भाई, स्टेबल हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम प्लस में आ गए। ठीक है।